हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज आकांक्षा त्रिपाठी और आप सभी का स्टडी हब में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, इस समय आपको पता है कि क्लास चलता है भौतिक विज्ञान और शिक्षण, ठीक है। तो अभी जो है नेटवर्क फिर से वही हाल है। सो रिकॉर्डेड क्लास है ये। तो अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक है, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने थोड़ा सा स्टार्ट कर भी दिया था, जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट कल पढ़ा, जिसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा? विज्ञान के विकास का इतिहास और भी बाकी सारी चीज़ें देखा और साथ ही साथ MCQ भी सॉल्व किए, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है, मैंने इसका यूनिट जो है आपको सेंड कर दिया है PDF टेलीग्राम ग्रुप में। जो स्टूडेंट नए हैं स्टडी हब पे, जो भी नए मेंबर जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि जो भी PDF इन्फॉर्मेशन मिलता है या दिया जाता है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही दिया जाता है। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है जी। तो मैंने जो है यूनिट आपको सेंड कर दिया है, इसलिए सेंड किया है कि आप लोग पहले उसको अपने आप से पढ़ें, सेल्फ स्टडी एक बार कर लें, जिससे बाद में आप क्लास देखेंगे तो आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, ठीक है, और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है उदीयमान विषय, यानी कि इमर्जिंग डिसिप्लिन्स, ठीक है। अब ये आप लोग सोच रहे हैं कि उदीयमान विषय क्या है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि विज्ञान का इतिहास क्या है, कहाँ से विकास हुआ उसका, इसके बारे में हम लोगों ने जाना है ना। अब हम लोग देखेंगे कि बाकी विषयों का भी, बाकी जो विज्ञान के पार्ट्स हैं उनका कैसे जो है उनका विकास हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उदीयमान विषय, इमर्जिंग डिसिप्लिन्स, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी में अनेक अंतर विषयक यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी तथा बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी क्षेत्रों में शोध होने लगा, ठीक है जी। जैसे पर्यावरण विज्ञान में एक बहुविषयक क्षेत्र विकसित हुआ। कैसा क्षेत्र विकसित हुआ था? बहुविषयक क्षेत्र विकसित हुआ था, ठीक है। मस्तिष्क आधारित अधिगम एक बहुविषयक शोध क्षेत्र बना, ठीक है जी। अब आइए देखेंगे कि इसी प्रकार जो है पर्यावरण क्या है। पर्यावरण विज्ञान एक बहुविषयक क्षेत्र है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पर्यावरण विज्ञान कैसा क्षेत्र है, ठीक है, उसका क्या है, मतलब बहुविषयक है या फिर अंतःविषयक है। तो पर्यावरण विज्ञान एक क्या है? बहुविषयक क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है, यानी कि बहुत सारे विषय को अपने में समाहित किया हुआ है, जैसे कि जैविकी विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, भूविज्ञान, पारिस्थितिकी, गणित और भौतिक विज्ञान, सब इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से दूर नहीं भाग सकते, आपको सब कुछ पढ़ना है, चाहे आप मैथ से हो, बायो से हो, या फिर हिंदी आपका है, या फिर जो भी हो, ठीक है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि पर्यावरण ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। जैसे बायोलॉजिकल से हो सकता है, केमिस्ट्री से, ठीक है, भूविज्ञान, जियोग्राफी, सब कुछ इसमें आता है, इकोसिस्टम आता है, मैथ्स भी आता है और फिजिक्स, ठीक है। तो सब कुछ आता है इसमें। तो आगे देखते हैं, इसलिए इसे कहा गया है कि पर्यावरण क्या है? पर्यावरण विज्ञान एक बहुविषयक क्षेत्र है। अब देखिए, वैज्ञानिक पाश्चर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लुईस पाश्चर हैं उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों? जिसने सूक्ष्मजीव को बीमारी का कारण बताया है। पाश्चर ने क्या बताया है कि सूक्ष्म जीवों को बीमारी का मेन कारण क्या होता है? सूक्ष्म जीव, ठीक है। और पाश्चर ने पाश्चराइजेशन जो है उसकी एक विधि का खोज किया था। पाश्चराइजेशन विधि की खोज किसने की थी? पाश्चर ने, ठीक है। अब पाश्चराइजेशन क्या होता है ये देखिए, जिसके द्वारा दूध से होने वाली बीमारियों आदि का इलाज किया जाता है, ठीक है। तो पाश्चराइजेशन क्या होता है कि अगर कोई दूध वगैरह से बीमारी हो गई, ठीक है, तो उसका इलाज संभव हो सकता है इस विधि के द्वारा, ठीक है। अब आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाने से पहले आप देख लीजिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो आपके यूनिट के पीछे दिया गया है, ये भी आपके PDF में मिलेगा लास्ट में, ठीक है। तो आप ज़रूर देखिएगा और लास्ट में जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो इसको सॉल्व कीजिएगा,
इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान के इतिहास एवं विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के इतिहास का वर्णन कीजिए। अब देखिए भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, ठीक है, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस दोनों की हिस्ट्री आपको देखनी है, भले आपका बायोलॉजिकल है या नहीं है। ठीक है, विज्ञान और भूमंडलीय के अर्थ का वर्णन कीजिए। और फोर्थ है आपका किन्हीं दो वैज्ञानिकों के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आई बात समझ में, आप देख लीजिए कि क्वेश्चंस कैसे पुटअप हुए हैं, देन आप लोग पढ़ाई कीजिए, उससे कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि आपको पढ़ना क्या है एग्जैक्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत में विज्ञान और तकनीकी नीतियाँ यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज़ इन इंडिया। ठीक है, क्या क्या नीतियाँ आई हैं टेक्नोलॉजी को लेके, विज्ञान को लेके, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने विज्ञान और तकनीकी के महत्व को पहचाना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब जाके भारत ने क्या, जो भारत सरकार ने देखा कि टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा महत्व है, ठीक है, और उसको समाज के विकास से जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी को, उसके महत्व को पहचाना और उसको समाज के विकास के साथ जोड़ा, जिससे प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि को गति दी जाए। आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय जो भी टाइम चल रहा है वो सब टेक्नोलॉजी बेस्ड है, सब कुछ टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है और साइंस, हर चीज़ साइंस और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। ठीक है, तो वही बात है कि धीरे धीरे इसके महत्व को समझा गया और इसको सामाजिक विकास से जोड़ा गया। उसके बाद से क्या है कि प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि की जाए तथा आवश्यक पदार्थों का उत्पादन बढ़ाया जाए। इस कार्य में प्रशिक्षित मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए टेक्नोलॉजी अगर डेवलप करना है या किसी से जोड़ना है, किसी को बताना है, सिखाना है, तो जाहिर सी बात है ट्रेंड जो मतलब ट्रेनिंग ले लिए होंगे, जो प्रशिक्षित व्यक्ति होंगे, वो सबसे अच्छे तरीके से उसको बता सकेंगे और उसको और भी डेवलप कर सकेंगे, है ना। तो वही चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं अब कौन कौन सी पॉलिसीज़ आई उसको देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम 1958 में तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि स्वतंत्रता के बाद ये हुआ था क्या, टेक्नोलॉजी को पहचाना गया था, तो उस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया। तो उसके बाद जो है आपको पता है कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनको फर्स्ट प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में साइंटिफिक रिसोल्यूशन नाम से प्रस्ताव रखे, जिसके क्या क्या उद्देश्य है। अब देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि साइंटिफिक रिसोल्यूशन प्रस्ताव किसने रखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब, 1958 में। ठीक है जी, अब उद्देश्य देख लीजिए। तो विज्ञान और वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहन देना, ठीक है, समर्थन और संपोषित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सेकंड पॉइंट है कि उच्च गुणवत्ता वाले शोध वैज्ञानिक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करवाना तथा उनके कार्यों को राष्ट्रीय शक्ति का एक भाग बनाना। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है पर्याप्त संख्या में वैज्ञानिकों और तकनीकियों को प्रशिक्षण देना, जिसके लिए आवश्यक एवं नियोजित कार्यक्रम बनाना। तो ये रहा हमारा पहला नीति जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है आपका कि तकनीकी नीति जो कि 1983 में लोकसभा में प्रेषित की गई थी। कौन सी नीति, तकनीकी नीति। ठीक है जी, तकनीकी नीति जो है 1983 में लोकसभा में प्रेषित की गई, जिसमें देसी यानी कि इंडिजिनस तकनीकी के विकास पर बल दिया गया। तो इंडिजिनस तकनीकी के विकास पर यानी कि देसी तकनीकी के विकास पर बल दिया गया किस नीति में, तो तकनीकी नीति में, और अन्य देशों से उपलब्ध तकनीकियों को भी अपनाया गया। अब देखिए इसके ये जो नीति आई थी इसकी क्या उद्देश्य थे, इसको देख लीजिए। तो पहला उद्देश्य था कि तकनीकी दक्षता अर्जित करना, जिसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, और ऐसे क्षेत्र में आत्मनिर्भर आवश्यक हो गया है जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, और सेकंड है आपका परंपरावादी कौशल और योग्यताओं का प्रयोग करना और उनको उद्योग में काम में लाना। थर्ड पॉइंट है आपका बहुमात्रा तकनीकी उत्पादन और जनता द्वारा उत्पादन में सामंजस्य स्थापित करना, और फोर्थ है आपका कम से कम खर्च में अधिक काम करना। ठीक है, अधिक विकास करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि कम खर्च में आप ज़्यादा
विकास कर लें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी नीति आई थी, कौन सी पॉलिसी थी। तो नेक्स्ट जो है अगला, राजीव गांधी की सरकार में टेक्नोलॉजी मिशन 1985 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और यह 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक भाग था। किस पंचवर्षीय योजना का भाग था ये? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का ये भाग था और इसके क्षेत्र साक्षरता, तिलहन, पीने का पानी का प्रबंधन, डेयरी योजना, संचार, संप्रेषण तथा तकनीकों को प्रशिक्षित करना था। ठीक है, अब इसका उद्देश्य भी देख लीजिए। तो उद्देश्य क्या था? 6 बीमारियों से बच्चों की प्रतिरक्षा करना। ठीक है, यानी कि इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पीने के पानी में सुधार करना। और अगला है कि दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर देना। ठीक है, और 4th पॉइंट है कि ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध करवाना। और 5वां पॉइंट है आपका कि कार्यात्मक साक्षरता में महत्वपूर्ण सुधार करना। तो ये रहे कुछ उद्देश्य टेक्नोलॉजी मिशन के। ठीक है, जो ये नीति आई थी वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो राजीव गांधी के द्वारा। ठीक है, और 1985 में इस मिशन का क्या नाम है? टेक्नोलॉजी मिशन। ठीक है, और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का भाग था। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉलिसी कब आई थी? तो 1993 में ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी पॉलिसी प्रस्तुत की गई थी। ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी पॉलिसी कब आया था? तो 1993 में। और इस नीति द्वारा भारतीय आर्थिक व्यवस्था में सुधार पर बल दिया गया। तो भारतीय आर्थिक व्यवस्था में सुधार पर बल किस नीति में दिया गया, किस पॉलिसी में दिया गया? तो ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी पॉलिसी में दिया गया। ठीक है जी, आई बात समझ में? और साथ ही साथ और भी देख लिए, तो राष्ट्र को वैश्विक आर्थिक वातावरण में भागीदारी के लिए क्या प्रोत्साहित किया गया, मोटिवेट किया गया। अब नेक्स्ट पॉलिसी देख लेते हैं। अच्छा, इसके उद्देश्य देख लेते हैं। आइए उद्देश्य देख लेते हैं। तो इस नीति में विज्ञान और तकनीकी के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया और यह नीति उद्योग की आवश्यकताओं और उनमें विज्ञान तकनीकी के प्रयोग पर बल देती है। यह नीति जो है उद्योग, ठीक है, उद्योग की आवश्यकताओं और उनमें विज्ञान तकनीकी के प्रयोग पर बल देती है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इस पे अभी हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका पॉलिसी आया था 2003 में नवीन विज्ञान तकनीकी नीति। ठीक है, जो कि 2003 में आया था और इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। कौन कौन से? पहला है कि प्रभावी सुशासन। सेकंड है आपका उपलब्ध भौतिक एवं ज्ञान के संसाधनों का पूर्ण उपयोग। जो भी भौतिक संसाधन हैं, ठीक है, उनके ज्ञान का जो है मतलब पूर्ण रूप से उपयोग करना। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सावधानियों को अपनाना। और 4th पॉइंट है कि बौद्धिक योग्यताओं का सही उपयोग करना। और 5वां पॉइंट है कि जनता में विज्ञान तकनीकी के प्रयोग का प्रचार प्रसार करना। ठीक है जी, तो आई बात समझ में? ये जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम कल पढ़ेंगे। अभी हम लोग चलते हैं, कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि तकनीकी नीति लोकसभा में कब प्रेषित की गई? तो तकनीकी नीति लोकसभा में 1983 में प्रेषित की गई थी। ठीक है, आगे देखिएगा। देशी तकनीकी के विकास पर बल किसने दिया गया? ठीक है, किस तकनीकी में दिया गया, किस पॉलिसी में दिया गया था देशी तकनीकी के विकास पर बल? तो तकनीकी नीति में दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है आपका कि टेक्नोलॉजी मिशन किसने प्रस्तुत किया? टेक्नोलॉजी मिशन किसने प्रस्तुत किया? तो राजीव गांधी ने 1985 में। ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी पॉलिसी कब प्रस्तुत की गई? तो ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी पॉलिसी 1993 में प्रस्तुत की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आर्थिक व्यवस्था में सुधार पर बल किस नीति में दिया गया? तो अभी आपने पढ़ा है कि भारतीय आर्थिक व्यवस्था में सुधार पर बल ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी पॉलिसी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चराइजेशन मेथड यानी कि पाश्चराइजेशन विधि किसने दिया था? तो लुईस पाश्चर ने पाश्चराइजेशन विधि दिया था। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।